बी पार्टी बताती है। आपको क्या लगता है और वहां की स्थिति आप कैसे देख पा रहे हैं तेलंगाना चुनाव में? देखिए, सबसे पहले मेरा आपके चैनल के माध्यम से उन यंग युवाओं जो 8,11,640 की संख्या है यंग वोटर्स की, उनसे अपील है कि आज अपना मतदान अवश्य करें और इस जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अवश्य भाग लें। दूसरी बात कि आपने ओवैसी की बात की। देखिए, वहाँ पे तेलंगाना में 40 ऐसे सीट आते हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ पे वो फैक्टर डिसाइड करता है। और तेलंगाना को 5 रीजन है जिसमें एक ग्रेटर हैदराबाद और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट है। और ये जो ओवैसी की पार्टी का अगर आप कहिए दबदबा तो हैदराबाद में है, वहाँ पे उन्होंने 2014 से 18 में भी 7-7 सीटें जीती हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो 2018 है उस समय बीजेपी को जो पूरे राज्य में तेलंगाना में 6.98% वोट आया था और 1 सीट मात्र जीती थी। वहीं AIMIM को 7 सीटें जीती और 2.71% वोट आया। अब अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वो जीते हैं। वोट प्रतिशत बीजेपी का वहां पे ज्यादा होने के बावजूद भी वो सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाई। और ये जो फाइट है जो कि ग्रेटर हैदराबाद है, वहां पे बेसिकली जो 30% मुसलमानों की आबादी है। तो ओवैसी का जो वोट बैंक है और बाकी के पूरे तेलंगाना में जो टोटल आबादी है मुसलमानों की वो 12 से 13% के आसपास है। तो जो दूसरे रीजन्स हैं जो वहां पे कहा जाता है कि हाँ उन्होंने पहले TRS जो थे अब BRS को वो अप्रत्यक्ष रूप से कहिए प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो है एक अंदर की तालमेल कहीं ना कहीं तो दिख रही है। क्योंकि आप ओवैसी जी उछल के यहाँ यूपी में आ जाते हैं, यहाँ पे इतने सीटों पे लड़ते हैं। बिहार में भी AIMIM के जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था वहां पे उन्होंने 4 या 5 सीटें निकाली थी। तो ये केवल और केवल वहीं पे जा रहे हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। ये एक तरफ बात कर रहा है कि सांप्रदायिक नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, लेकिन वहां पे वो और उनके भाई का अभी भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो किस तरीके से बदतमीजी के साथ पुलिस वाले से जो पुलिस फोर्स के साथ वो बिहेव कर रहे थे। लेकिन वही है कि जो जनता है जहां पे बहुल क्षेत्र है वहां पे ये अपना रुख करते हैं। दूसरी बात रही कि बीजेपी का, मैं अभी सुबह में भी बोला कि बीजेपी वहां पे कुछ ना कुछ सरप्राइज फैक्टर लेके आएगी, क्योंकि इस बार थोड़ी हवा उधर भी बन रही है। भले सीट ज्यादा नहीं निकाले लेकिन जो पिछले बार की तुलना है उससे करीब अप्रत्याशित तरीके से ज्यादा सीट कन्वर्ट करेगी। कांग्रेस का देखिए वहां पे सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की उसका बहुत अच्छा असर हो रहा है। हाँ, कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पे इन 5 रीजन जो है पूरे तेलंगाना के, वहां पे केवल एक रीजन में है जो कि वो जो बॉर्डर जो है आंध्र प्रदेश से सटा हुआ आ रहा है। वहां पे कांग्रेस का गेन या BRS की जो उदय हुई, वहां पे एक फैक्टर हुआ कि TDP का वहां पे जो पहले जो होल्ड था वो कम होता गया, धीरे धीरे श्रिंक होता गया है TDP का। आप देखेंगे TDP जो है 2018 के चुनाव में मात्र 2 सीट लाई है और वोट भी शेयर उसका कितना है 4%, 3.51% के आसपास है। तो TDP का जो डाउनफॉल हुआ उसका पूरा जो कहिए कि जो ये है वर्चस्व या वोट लेना वो TRS को ट्रांसफर हुआ था उस समय। जी ठीक है, संजीव कौशिक जी आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए जब बात तेलंगाना की होती है तो BRS का दबदबा एक महत्वपूर्ण तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस जो है पहल कर रही है, क्योंकि हमने देखा कर्नाटक का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, कांग्रेस को जीत मिली। यानी जो 2014-15 की स्थिति थी वो कांग्रेस की अब रही नहीं है, तो 2024 को भी इफेक्ट करेगी। तेलंगाना में इस वक्त कांग्रेस की क्या स्थिति आप देख रहे हैं सीट के मुताबिक? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 साल वहाँ जो सरकार है, 10 सालों की इनकम्बेंसी और साथ साथ कांग्रेस वर्सेज ऑल चल रहा है वहाँ पे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब गौर से आप देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे वर्तमान सरकार पे। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह से की लोगों ने देखा ही। साथ साथ यह भी दिखा कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी, ये बात ठीक है, अब कयास लगाने वाले कयास लगाएंगे, विश्लेषण करने वाले कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है, मुझे कहीं वो दृश्य में दिखाई नहीं दे रही है। बस एक ही उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी तरह से कांग्रेस को रोके। कांग्रेस को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी BRS को भी समर्थन दे सकती है। जिस तरह से भाषा लगातार आप देख रहे हैं कि बदलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे देश के प्रधानमंत्री
जाके वहाँ कुछ बोलते हों, या फिर बीआरएस की तरफ से जो आवाज़ निकलती है। ओवैसी की जो स्थिति है, ओवैसी को जब गौर से देखेंगे कि उनके कदम किधर जा रहे हैं, तो आपको दिखाई देगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी जहाँ उम्मीदवार खड़ा कर रही है, अजहरुद्दीन जैसे उम्मीदवार जहाँ खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके अगेंस्ट में वो अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। लेकिन टी राजा जैसे उम्मीदवार जहाँ पे खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ अपने प्रत्याशी को विड्रॉ कर रहे हैं, वो नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो ओवैसी के बारे में जो बात कही जाती थी वो इस बार के इस इलेक्शन में क्लियर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के जैसे वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार के इस इलेक्शन में तो ओवैसी कह रहे हैं वो तो बीजेपी और कांग्रेस को ही एक दूसरे की बी पार्टी बता रही है, ये भी तो एक दिक्कत है ज्योति जी। हाँ ज्योति जी, अब देखिए कांग्रेस में कौन से वो फैक्टर्स को भुनाने की कोशिश कांग्रेस ने की। ये कहना गलत नहीं होगा कि तेलंगाना में अगर बीआरएस से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आती है तो कहीं तो कुछ हुआ है। वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसको लेकर के आप तेलंगाना में आगे बढ़े हैं? मैं तो सबसे पहले तेलंगाना के हर लोग को, हैदराबाद के हर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोग रहे वहाँ 1 महीना और इतना बढ़िया मेहमान नवाजी हुई और सारे विषयों पर लोगों ने खुलकर बात की। चाहे चाय वाले थे, चाहे मोची थे, चाहे जूस बनाने वाले थे, चाहे बिरयानी बनाने वाले थे, चाहे वो सरकारी लोग थे, सारे लोगों से बड़ा अच्छा बात हुआ। और जिससे साफ साफ पता चलता है, देखिए आप एक चीज को देखिए, जो वहां पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं 3-4 फैक्टर बड़े खुल के आए और बड़े बहुत ही अंडर करंट है। लोगों में डर भी है बहुत नेताओं का, वहां पर बहुत सी पार्टियों का डर भी है, बहुत से पार्टियों के नेताओं का डर है, दिखा उसमें। ये भी दिखा कि अंडर करंट है, भले चाहे लोग वहां पर इन्फ्लुएंस करने के बहुत से तरीके जो सरकार में है या उनके जो सहयोगी लोग हैं। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं आपको कि देखिए वहां पर जो खुला मैसेज जो था कि बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम ये तीनों साथ हैं, ये जो मैसेज है उनके ही कारनामों के कारण है, जो लोगों ने महसूस किया है। एमआईएम का बार बार आपने भी चर्चा किया, इंटरव्यू भी दिया, आपके विश्लेषक लोग भी बता रहे हैं, जो ये मैसेज है कि वो दूसरे स्टेट में जाकर जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उसको हराने के लिए हर सीट पर खड़ा करते हैं, और जब हैदराबाद में उनको अपनी सरकार और अपने कौम के लोगों की जो बात करते हैं, वो जो नफरत फैलाने वाली जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और एकजुट करने का, उनके लिए कुछ करने की बात करते हैं, तो लोगों में वहां एक एहसास है कि भाई आप तेलंगाना में क्यों नहीं, आप सारे सीटों पर आप लड़ते हैं, क्यों आप 8, 9 और 10 पर रह करते हैं। ये सारी मैसेजें बहुत गंभीर रूप से अंदर है। बीजेपी में भी जैसे कि देखिए पार्लियामेंट में अध्यादेश में बीआरएस ने उनको मदद किया, ये भी लोगों में समझदारी है। और मैं आपको बता देता हूं, ये कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं ये बात किए, वो सारे लोग बात किए जो छोटे छोटे लोग हैं, जिसको लोग बोलते हैं ये छोटे हैं, मोची है, जो मैं जूता पॉलिश करवा रहा था, मैं उनसे बात किया, वो बोले कि नको जी ये नहीं आएगा जी, इस बार तो हम चेंज चाहते हैं, पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन चेंज चाहते हैं। वो चेंज किसके लिए था? तो अब जिस चीज के लिए बिहार जो आपका तेलंगाना बना, वो 4 चीजों के लिए बड़े महत्वपूर्ण रूप से बना, जिसमें कि देखिए वहां पर मेरा सवाल ये था कि कौन से वो मुद्दे थे जिससे पार पाते हुए कांग्रेस इस रण में अगर जीतती है तो 3 तारीख को अगर नतीजों में कांग्रेस की बढ़त होती है तो कौन से वो फैक्टर्स हैं, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो तेलंगाना में कांग्रेस के लिए काम कर गए? सबसे बड़ा जिस बात के लिए तेलंगाना बना, जो तेलंगाना दिन 4 बातों के लिए बना और उसको अलग किया गया, और जो कांग्रेस पार्टी ये सब जो उसको अलग की है जिन बातों के लिए, वो बात इस सरकार ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। वहां 1, 2, 3 कास्ट का जो डोमिनेशन था उसको नहीं खत्म कर पाई ये सरकार, और गरीब और अमीर का इतना बड़ा खाई बन गया कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट, किसानों की हत्या, 8000 फार्मर सुसाइड किए हैं। किसान, आप रूरल एरिया में जाएंगे जहां पर उनमें एक हताशा है, एक डर है। दलितों के लिए इन्होंने एक स्कीम की, वो दलित में भी क्या किया है इन लोगों ने कि कुछ लोगों को इन्होंने मदद करने का कोशिश किया, जो इनके लोग थे, जो बाकी 90% दलित लोग थे उनको नहीं किया। किसानों में इतनी बड़ी हताशा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और यूथ में जिस तरह से ओवैसी बोल रहे हैं कि सबको वोट दे, वो एकदम सही है, वोट दें, लेकिन सारे वोट उनके अगेंस्ट, और बीआरएस केवल इसलिए जाएगा क्योंकि युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट की। चलिए ठीक है प्रमोद जी, ठीक है ज्योति जी, पॉइंट नोटेड। प्रमोद स्वामी जी,
आखिर दक्षिण के एरिया में बीजेपी विस्तार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या फैक्टर आपको लग रहा है? और तेलंगाना में जो सीटें आपकी इससे पहले चुनाव 2018 में रही, उन सीटों से सिमट अगर जाती है बीजेपी या थोड़ी बहुत भी बढ़त मिलती है, तो क्या वो फैक्टर है जो बीजेपी के लिए तेलंगाना में काम नहीं कर रहा? विस्तारवाद आखिर दक्षिण के एरिया में बीजेपी का क्यों नहीं है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में इस बार हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो बेहतर होगा। वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर आप हैदराबाद के कुछ दिनों पहले हुए अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की भी अगर बात करें तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, ये आप सबको मालूम है। लेकिन बेसिक जो कई मुद्दे जो चर्चा के शुरू में मैंने उठाए उसका जवाब न तो कांग्रेस पार्टी के मित्र ने दिया और न ही अन्य एक पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं उन्होंने दिया। बात आती है नीति की। नीति, नियत और नेतृत्व, ये तीन के ऊपर में जो है डिस्कशन होता है, चुनाव लड़े जाते हैं। नीति की जब बात आती है तो आप धर्म के आधार पर 4% आरक्षण को जो सरकार दे रही है उसको केसीआर की सरकार ने 12% करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर एकदम मौन है। उसको कांग्रेस पार्टी इस पे कोई जवाब नहीं दे पा रही है कि क्या आप 12% करने का समर्थन करते हैं। तो अगर आप समर्थन करते हैं तो आप और केसीआर दोनों की नीति तो एक ही हो गई। तुष्टीकरण वाली नीति पे दोनों ही सरकारें चल रही है, माने केसीआर की पार्टी भी चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। इस पे हमारा मत स्पष्ट है कि हम धर्म के आधार पर हम आरक्षण देना की नीति का हम समर्थन नहीं करते हैं। और आरक्षण जो मिलना चाहिए वो दलित वर्ग के लोग हैं, एससी है, एसटी है, उनको मिलना चाहिए। ये हमारी प्रमोद नीति जी, है। धर्म के तो आधार इसके पे ऊपर में न राजनीति तो करती है पार्टी, केसीआर यही तो 4 आरोप से आपके 12% ऊपर करने लगते की रहे बात हैं। करते हैं। चलिए, कांग्रेस ये पार्टी का ये इस पे आरक्षण क्या आरक्षण रुख के है? मुद्दे कांग्रेस पर आगे पार्टी बातचीत कुछ करेंगे नहीं कर प्रमोद पा जी। रही। दूसरी मेरे मैं पास एक माफ सिर्फ कीजिएगा, एक वक्त बात की कहती थोड़ी सी बात कमी है। प्रमोद दूसरी जी, बात यहाँ आई गेट ओबीसी बैक साहब टू की यू। उठी। ओबीसी साहब की नीति से हमारा विरोध है, ये सब कोई जानते हैं। हैदराबाद के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में भी हमारी उनसे जो राजनीतिक लड़ाई हुई थी वो हुई। लेकिन यूपीए सरकार में तो आपके अलायंस पार्टनर थे ओबीसी साहब। तो आपकी जब मर्जी होती है तब आप उसको अलायंस में रख देते हैं, जब मर्जी होती है तब आप उसको बीजेपी की बी टीम बी पार्टी बताते हैं। बता हमारे देते तो हैं। कभी ठीक है प्रमोद जी, एनडीए के अलायंस में ओबीसी मुझे नहीं रुकना रहे। पड़ेगा सर, अलायंस में तो मुझे ओबीसी रुकना पड़ेगा। मेरे पास ब्रेक का वक्त आ चुका है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, लेकिन लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि तेलंगाना में आखिर कौन सा वो फैक्टर है जो बीआरएस हो या फिर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर हो एआईएमआईएम, उसके लिए काम करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आज तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर लगातार